फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट। और आज ही मैं मॉडल पेपर का भी डिस्कस करूंगा कि किस हिसाब से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। विस्कोसिटी के बारे में हमें डिस्कस करना है। अभी याद नहीं है ना? ओके। विस्कोसिटी के बारे में हमें डिस्कस करना है। विस्कोसिटी, आवाज नहीं, और फिर उसके बाद इंडेक्स, ओलिनेस, फायर पॉइंट, फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कोक, टोटल एसिड नंबर, आपको ये जितना बड़ा लग रहा है उतना ही ये छोटा है ना। फिर उसके बाद लुब्रिकेंट्स के बारे में, जितना ये बड़ा दिख रहा है उतना ही ये छोटा है आपका पूरा, है हाँ बेटा। हमने सबसे पहले हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब समझना होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। इसी की नहीं, जनरली किसी भी चीज का फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो तो आपको समझने की जरूरत है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। इवन आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है किसी भी चीज की। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमारी जो भी इस समय प्रेजेंट टाइम में एक्टिविटी चल रही है दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल एक्टिविटी। भौतिक कार्य हम इस समय कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो इसका और इसका वर्क हमारे द्वारा किया जा रहा है ये केमिकल वर्क किया जा रहा है ना। तो अगर आप किसी सिस्टम्स को अपने अकॉर्डिंग पढ़ोगे, अपने दैनिक जीवन में यूज करके पढ़ोगे तो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली। जैसे अगर हम बात करें तो देखते हैं ना कि गन्ने के रस की पेराई जहाँ पे होती है वहाँ पे देखते हैं कि दो व्हील्स होती हैं जो आपस में एकदम सटी होती हैं, है ना। थोड़ा भी स्पेस नहीं होता है, लेकिन उसमें हमें देखने से ये पता चलता है कि स्पेस नहीं है, लेकिन वाकई में स्पेस होता है। स्टार्टिंग में क्या करता है, जो उसका सूप निकालता है वो थोड़ा ढीला रखता है, फिर उसके बाद जब एक बार निकल जाता है थोड़ा और टाइट कर देता है, फिर लास्ट में इतना ज्यादा टाइट कर देता है कि पूरा सूप उसके अंदर से जो रस रहता है आराम से निकल जाता है। चीजें समझते हो ना आप लोग। तो वहां पे इस टाइप की दो हमारी घिरनियां होती हैं, और जो ये आपस में राउंड राउंड करती रहती है। अगर वो आप देखोगे कि जो घर और गांव में जो बड़े कुल्हू होते हैं, बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका एकदम पूरी तरीके से सिलेंड्रिकल होता है, इसी तरीके से होता है। और जो यहाँ पे हमारे छोटे व्यापारी लोग छोटे इंस्ट्रूमेंट वो करते हैं, ये चीजें कुछ इस तरीके से होती हैं बच्चे।
है ना, कुछ इस तरीके से होती हैं आपस में वो चारों तरफ से राउंड। और इन्हें सही से अच्छे से वर्क करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, आयल फ्लो कराया जाता है। क्या फ्लो कराया जाता है? आयल फ्लो। इनके द्वारा जो आपस में फ्रिक्शन होता है, जो रगड़ होती है ना, तो इसके द्वारा जब ये बच्चे ये पास पास आएंगे तो इनके बीच में कैसा होगा? फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, होगा कि नहीं? घर्षण होगा। और इस घर्षण को और अच्छे से चलने के लिए इसके बीच में हम क्या कर देते हैं? ग्रीसिंग कर देते हैं या आयल को फ्लो कर देते हैं, ताकि ये अच्छे से प्रॉपरली वर्क करे, है ना। आप क्या करते हो, जब साइकिल हो या आपकी टू व्हीलर्स हो या फोर व्हीलर्स हो, जब बहुत आवाज करने लगती है या बहुत डैमेज हो जाती है, सर्विसिंग में डाल देते हो, है ना। उसकी जो व्हील्स होती है उसके बीच में ग्रीसिंग हो जाती है, वो फ्री ऑफ वर्क कार्य करने लगता है, बहुत अच्छे से कार्य करने लगता है। अभी प्रेजेंट टाइम में जब इसका सर्विसिंग नहीं हुआ है तब ये बहुत अच्छे से नहीं कार्य कर रहा है, कहीं उधर आवाज आ रही है कहीं उधर। लेकिन जब सर्विसिंग हो जाती है तो गाड़ी बहुत तेजी से, उसका जो फ्लो ऑफ पॉइंट होता है बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो इसे अब इस पे दो तीन चीजें पड़ेंगी। एक टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये जो लुब्रिकेंट्स इसके अंदर डाले जाते हैं, जो ग्रीसिंग होती है वो अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बना पाती, अच्छे से वर्क नहीं कर, उसका फैलाव होता जाता है। और जब उसका फैलाव होता जाता है, जब उसकी साइज ग्रेटर होती जाती है, तब ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ विस्कोसिटी, it is the bad work for in between these wheels। जब हम किसी चीज को ग्रीसिंग करते हैं या उसमें कोई आयल करते हैं, अगर तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ये क्या कर देता है, वहां से वो चीजें हट जाती हैं। अगर तापमान कम रहेगा तो ये चीजें यहाँ पे रहेंगी, आराम से हमारा अच्छा खासा चलता रहे। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लुब्रिकेंट्स अच्छा वर्क नहीं करेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो लुब्रिकेंट्स हमारा क्या करेगा? अच्छे से वर्क करेगा। समझ में आई चीजें? फिर नेक्स्ट चीजें हैं बच्चे, इंडेक्स, विस्कोसिटी इंडेक्स की बात जब हम करते हैं, हाँ, जब हम बच्चे बात करते हैं इंडेक्स की, इंडेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? सूचकांक। इंडेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सूचकांक, स्नेहक सूचकांक। अब बात आती है कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, मैं कोरिलेट कर रहा हूं, कोशिश करिएगा समझने की। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं कि जो भूखमरी पर अपनी रिपोर्ट देती हैं एनुअल। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं कि जो एनसीआरबी जैसे है, क्राइम की रिपोर्ट देती है कि हमारे यहाँ क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है। उसी तरीके से बेटा इस केमिकल्स में भी होता है कि इसका भी इंडेक्स हमें मेजर करना पड़ता है। जब इंडेक्स में भारत का नंबर आता है तो भारत अपने पड़ोसी मुल्कों से पिछड़ जाता है कि हमारा भारत भूखमरी में अपने आसपास की जितने देश हैं सबसे आगे है। हमारे यहाँ भूखमरी भले बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा है। और फिर उसके बाद इसके पहले जब कभी आया करता था, ये सूचकांक आया करता था, तो बांग्लादेश हुए, पाकिस्तान हुआ और नेपाल हुआ, ये सब तो बहुत आगे रहते थे, भारत बहुत पीछे रहता था, खासतौर से भूखमरी। उसी तरीके से बेटा जितने भी इसमें इंडेक्स, जितनी भी सारी चीजें होती हैं केमिकल्स की, सबकी एक सूची बनाई जाती है और
सूची के बाद देखा जाता है कि कौन गुड लुब्रिकेंट्स है, कौन सा लुब्रिकेंट्स बहुत अच्छा है, पेट्रोलियम अच्छा है कि आपकी ग्रीसिंग अच्छी है कि आपका ऑयल अच्छा है। जितना अच्छा वो वर्क करेगा उतना ही अच्छा उसका इंडेक्स होगा हमारा। मतलब आप ये कह सकते हो कि वह प्रक्रिया श्यानता का सूचकांक कहलाती है, जो जितना अच्छा स्नेह कार्य करेगा, जितना अच्छा उसका परिणाम होगा, उसी को हम क्या कहेंगे बच्चे? विस्कोसिटी इंडेक्स कहेंगे। मतलब गुड वर्क ऑफ विस्कोसिटी ड्यू टू द ऑल इन्वायरमेंट, मतलब हर इन्वायरमेंट में अगर अच्छा वर्क कर रहा है, परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, लगभग 8-10 महीने बहुत अच्छे से ये कर रहा है, इसमें कोई आवाज नहीं आ रही, दैट इज गुड लुब्रिकेंट्स, गुड इंडेक्स। परिस्थितियां कैसी भी हो, हमारे आसपास के लोग अच्छे से खाना खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, दैट इज गुड इंडेक्स इन दिस स्लिप्स। इनकी सूची में नाम बहुत अच्छे से रहे। हमें क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और सही से हम अपना जीवन यापन करें, और कुछ नहीं चाहिए, है ना? तो ये सब सारी चीजें, इंडेक्स का मतलब समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? हाँ, विस्कोसिटी, उसको श्यानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्यानता बोलते हैं। अब श्यानता में आप देखते हो कि टेम्परेचर, कोई भी चीज हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो हमें कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल्स के हम कोई चीज समझ नहीं सकते हैं, है ना? बिना एग्जाम्पल्स के हम कोई चीज समझ नहीं सकते। तो वही चीज हमने लिया, ग्रीसिंग का लिया, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको हमने ये समझाया कि जब सीधी सी बात है कि जब टेम्परेचर पड़ेगा, धूप हम लोग ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं भाई, तो ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है ना। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर पड़ेगा उतना ही ज्यादा इसका बैड बिहेवियर होगा, मतलब बह जाएगा पूरी तरीके, है ना, आप पिघल जाएगा आप कह सकते हो, तो ये अच्छा वर्क नहीं करेगा। एज ए प्रेजेंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता, समझ में आ गया? उसका डेफिनेशन लिखना चाहोगे आप लोग? डेफिनेशन, अच्छा, आवाज नहीं, इसको समझो पहले। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो इंग्लिश का, शायद हमें बुक्स अगर इंग्लिश की होगी तो मैं उसको कर दूं। इसमें जो क्वालिटी होती है वो चिपचिपाहट की होती है। क्या होती है? चिपचिपाहट की। अब ये कह सकते हो कि each molecules bonding to strongly to each other, जो प्रत्येक मॉलिक्यूल्स होते हैं अपने चिपचिपाहट के कारण एक दूसरे से बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांगली बना लेते हैं, है ना। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बेटा मोबाइल हमें दे देना, मोबाइल हमें दे दो, हमें दे दो बेटा, ना चला नहीं रहे हो, अच्छी बात है, दे दो, बैठो अच्छे से, ठीक है। तो इनके बीच चिपचिपाहट के कारण या पास पास आने के कारण जो बॉन्डिंग बन जाती है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? विस्कोसिटी कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल और समझो, बाल में तेल लगा लेते हो, सारी डस्ट आकर के बाल पे क्या होती है? बैठ जाती है ना। मैं देख लूंगा बेटा, है? इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे? विस्कोसिटी कहते हैं। और इसमें अभी समझ लो कि सर आपने इसको तो बता दिया, इस पे अलाउ करके बताओ। जब तक बेटा बेस्ट विस्कोसिटी रहेगी, जब तक ये आपस में चिपके रहेंगे, जो ग्रीसिंग हुई होगी आपस में चिपकी रहेगी, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो ये आपस में चिपकी नहीं रहेगी।
तो इसलिए इसका बैड कैरेक्टर्स वहां पे फेल होने लगेगा, है ना। तो ये चीजें हमें कहाँ पे समझ में आ गया ना। उसी तरीके से विस्कोसिटी। अब नेक्स्ट बात आती है ऑयलनेस। ऑयलनेस को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? तेलीयता। तेलीयता, है ना, तेलीयता। या अब हमारे पास देखा, इसी चीज को फिर से समझिए बेटा, एक ही चीज में अगर आप समझ जाओगे तो मेरे ख्याल से बेहतरीन चीजें रहेंगी। ये हमारे पास है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? ग्रीसिंग कर दिया है अच्छे से। यहाँ से हमने ऑयली पर्पज से सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। और ये क्या करेगा कि जब इस पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, अनुभव क्या बात है बेटा? कोई दिक्कत? फिर बात क्यों हो रही है? वो चीज, हाँ, अच्छा, आप कुछ बताना चाह रहे हो? आवाज नहीं बेटा, चीजों को समझ लो, जो आपको इंडिविजुअली बताना है अभी टाइम देंगे मैं फिर। ठीक है ठीक है बच्चे। तो ये होता क्या है कि जो हमारे, अगर इसमें बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, आप देखते हो कि अगर बहुत से लोग क्या करते हैं, हाथों पे अभी टाइम में उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में ही सारी चीजें चल रही है। इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, हिंदी में भी बोल रहा हूँ, तो मैं बोलने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है ना। तो ये जो तेल रहित चीजें होती हैं, जब हम अपने बॉडी पर अगर तेल को मसाज करते हैं या कुछ करते हैं, तो आप देखते हो कि अगर वाटरिंग करते हैं तो 1 से 2 बार, 3-4 बार करते करते उसका जो पॉइंट रहता है, जो उसकी अधिकता रहती है, वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है, दूर हो जाता है। उसी तरीके से बच्चे, जब हम इस पे लगाए, इसके संपर्क में जब गाड़ी 3 से 4, जब गाड़ी को हम क्या करते हैं, अंडर मेंटेनेंस में डाल देते हैं, देन कुछ दिन के बाद फिर वो मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाता है, ले जाते हैं। बरसात की सीजन से रहती है तो देखते हो बार बार कीचड़ में जाती है कहीं कुछ भी, तो उसका मेंटेनेंस वगैरह सब बराबर हो जाता है ना। वहाँ पे जो आयलनेस होती है, कहीं पे किसी की छर्रा खराब हो गया, कहीं पे नट वो हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे की पूरी तरीके से वो तेल रहित हो जाता है। उसी तेल रहित, उसी सारी चीजों को आप बेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हो अपने एग्जाम में, इस चीजों को, है ना। तो इस प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं बेटा? ऑयलनेस प्रोसेस कहते हैं, है ना। ईंधन क्या होता है? हाँ बेटा, ईंधन क्या होता है? ईंधन फ्यूल्स यार, है। ईथर होगा बेटा, ETHER। उसको बेटा जरा सर्च मार के वो करना, क्या है, सर्च मार के उसका शब्दिक मीनिंग निकालना क्या है। आवाज नहीं, सर्च मार के उसका निकालना क्या है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। आवाज नहीं। तो ये क्या होता है, जब वही तेल रहित हो जाता है तो उस पे डिफरेंट टाइप्स की क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, बहुत प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। हाँ बेटा, हाँ, तो हमने कहा ना यार, चलो आपको मानना पड़ेगा कि ये चीजें इस तरीके से हो रही हैं, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में करो, चाहे आप पढ़ के उसको करो। ये चीजें, इसीलिए मैं इस चीज का एग्जाम्पल ले रहा हूं। आपका ये बेस्ट एग्जाम्पल्स आपकी बुक में शायद नहीं दे रहा हो, मैं आपको समझाने के लिए इससे बेस्ट तरीका नहीं अब मेरे पास कुछ, है ना। क्योंकि जो चीजें आप डेली कर रहे हो उसको आप आसानी से समझ सकते हो, है ना। जैसे मशीन के पुर्जे हुए बेटा, अगर उसमें ग्रीसिंग कई दिन से लगे होते, आपने प्रैक्टिकल किया ना, जंग लग जाना। वेरी गुड, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस। ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है आप, है ना।
तो फिर उसके बाद हमें क्या डिस्कस करना है, फायर पॉइंट। फायर पॉइंट क्या होता है? हाँ, आवाज नहीं। सबसे पहले हमें दो चीजें, फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट, एक साथ समझना पड़ेगा, है ना बच्चे? और इसके पहले हमें इसको समझने से पहले हमारे पास एक MSDS होता है, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, जहां से इसका बर्थ हुआ है, उसे हमें समझना पड़ेगा, है ना? आवाज नहीं। MSDS का फुल फॉर्म क्या होता है? मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, है ना? सभी लोग लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेंगे, ये नहीं कहेंगे कि इसका हिंदी में क्या चीज, क्या कह रहे हो? तो आ जाओ आगे ना, आगे आकर बैठो, ठीक है? MSDS इसको वो करेंगे। और MSDS इसमें दो तीन चीजें होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट होती है, विस्कोसिटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है, फ्लैश पॉइंट होती है, और फिर उसके बाद फायर पॉइंट होती है, और केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस होती है, ठीक है? इतनी पॉइंट्स होती हैं। अब हमें एक एक पॉइंट को सही तरीके से समझना। बॉइलिंग क्या होती है? विस्कोसिटी, डेंसिटी होता है बेटा वो विस्कोसिटी, है ना? एक मेल्टिंग पॉइंट और फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट। समझो जरा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह टेम्परेचर जिसपे कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल्स क्या हो, उबलने लगे। कोई भी पदार्थ हो जिसपे क्या हो, उबलने लगे। और फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बेटा? वह टेम्परेचर जिसपे कोई पदार्थ क्या हो, पिघल जाए, यही ना? फिर उसके बाद एक चीज आती है डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं घनत्व हिंदी में। D = होता है m/v, है ना? m क्या होता है? द्रव्यमान, दरवाजा बंद कर देना। m क्या होता है? आवाज को समझोगे आप लोग ने तो चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आपको इसके बाद भी इसी में रहना है। सो आपको टेंशन नहीं लेना है कि हाँ क्या है क्या नहीं, बाहर क्या हो रहा है उसको छोड़ दो। देखो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? हम द्रव्यमान बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं, ठीक है? तो किसी भी चीज, जिस चीज को हम पिघला रहे हैं, उसका आयतन क्या है, वो कितने में लिया गया है, और फिर उसके बाद मास, उसका द्रव्यमान क्या है। फिर उसके बाद बात आती है फ्लैश पॉइंट की। फ्लैश पॉइंट आपका क्या होता है? जैसे हमारा केमिकल से यहां पे है, ठीक है? हमारा केमिकल यहां पे है, और यहां पे हीट, कोई आग जलाया हुआ है, क्या? कोई आग जलाया हुआ है, और ये केमिकल से क्या है, पूरी तरीके से फायर, मतलब ये बहुत तेजी से फायर पकड़ने वाला केमिकल है ना? और यहाँ पे हीट जल रही है, और इसका कैरेक्टर ही ऐसा है कि अगर हल्का सा हीटिंग का कुछ उसको गर्म मिलता है तो तुरंत आग पकड़ लेता है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आ रही है हमारी, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट कहते हैं। नहीं समझे? एक बार फिर से समझ लो।
ऐसा सब्सटेंस जो अपने नजदीक से, ऐसा पदार्थ जो अपने नजदीक पदार्थ से उष्मा पा करके या हीट पा करके आग लगने की संभावना को क्रिएट करता है, फायर पकड़ने की संभावना को क्रिएट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? फ्लैश पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एक दो बार रिपीट करवा लो एक बार। ऐसा पदार्थ जो अपने आसपास के एरिया को या नजदीक के एरिया को, जिसके कारण हीट पे वो आपस में रिएक्ट करके फायर पकड़ ले। जिस पॉइंट पे वो फायर पकड़ेगा या जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी होती है कि वो फायर पकड़ सकता है, उसी प्रोबेबिलिटी को हम कौन सी पॉइंट कहते हैं? फ्लैश पॉइंट कहते हैं, है ना। दूसरी चीज एक और समझो, जैसे यहाँ पे हम कोई ऐसा सब्सटेंस है यहाँ पे रखे हैं और बाहर से सनलाइट एंट्री कर रही, फ्लैश कर रही। सनलाइट की फ्लैश को और जिस बिंदु पर फायर पकड़ रहा है उसी पॉइंट को हम फ्लैश पॉइंट कहें। समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट है हमारा फायर पॉइंट। फायर पॉइंट क्या होता है? फायर कहीं पे जल रही हो और कहीं पे सोडियम रखा हो, क्या कहीं पे सोडियम रखा हो या पे कहीं पे पेट्रोलियम रखा हो, और फटाक से उसके डिस्टेंस को, उसके हल्के से स्मेल को या उसके हल्के से लीकेज को पा करके तुरंत फायर पकड़ ले। कुछ भी मतलब जितने भी ब्यूरिंग कंपाउंड्स हैं, जितने भी ज्वलनशील कंपाउंड्स हैं, उसमें मेथेनॉल भी आ सकता है, एथेनॉल भी आ सकता है ना बेटा, सारे जितने भी। इस प्रोसेस को हम कौन से पॉइंट कहेंगे बेटा? फायर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाँ बेटा, बिल्कुल बता रहा हूं, एक बार फायर पॉइंट। चलो, ये फ्लैश पॉइंट समझ गया है, ठीक है। हमारे पास ये केमिस्ट्री की लैब है, केमिस्ट्री की लैब है, ठीक है। और केमिकल लैब है, ठीक है, केमिकल लैब है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि गैस रखी है, एलपीजी। क्या रखी हुई है? एलपीजी रखी हुई है। और एलपीजी लीकेज कर रही है। क्या कर रही है? लीकेज कर रही है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें केमिकल कुछ गर्म करना है। क्या करना है? कुछ गर्म करना है, हीट करना है। तो हमने हल्की सी माचिस की तीली को जलाई, और माचिस की तीली उसका फ्यूम पाते ही एलपीजी इधर से लीकेज कर रही है, और फ्यूम पाते ही तुरंत फायर पकड़ रही। जिस पॉइंट पे फायर पकड़ी है उसी पॉइंट को हम कौन सी पॉइंट बोलेंगे बेटा? फायर पॉइंट बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ समझो, अब ये समझ गए ना, ये चीजें समझ गए ना। अब दोनों का डिफरेंस समझो। हमारे पास एक चीज है कि जो ब्यूरिंग है, जो जल रही है, जो चीजें जल रही है और वो वहां पे रखी हुई है, लीकेज कर रही है। क्या लीकेज कर रही है? हल्का हल्का वो रिएक्शन कर रही है, लेकिन वातावरण में कुछ ऐसा माध्यम पा गई कि वो उसी पॉइंट पे जलने लगी। वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो 70 डिग्री हो सकता है या 40 डिग्री हो सकता है, जितना भी पॉइंट हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? ये इस पॉइंट पे क्या हुई? जलने लगी। लीकेज का यहाँ पे ध्यान से रखना, ये यहाँ पे जला, उसका हल्का फ्यूम मिला और ये इधर से लीकेज कर रही है। उसके एरिया पे जहां पे वो जो जिस पॉइंट पे वो जलना प्राप्त स्टार्ट की, उसी पॉइंट को हम कौन सी पॉइंट कहते हैं? वाई। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, लेकिन उसका नेचर ब्यूरिंग है, उसका नेचर जलना है। और फिर कोई चीज इधर रखी हुई है जिससे वो हीट दे रही, गर्माहट उत्पन्न कर रही है।
और जब दोनों की रिएक्शंस आपस में हो रही है, इसी पॉइंट को फ्लैश पॉइंट कहा गया। अभी मेरे ख्याल से क्लियर्ड नहीं है, एक बार फिर से समझ लो। क्लियर्ड नहीं हो पाया ना? हाँ, नहीं क्लियर्ड हो पाया। दूसरी बार हमने आपको ये कहा कि यहां पे हमने कोई माचिस की तिली जला के फेंक दिया, ठीक है, और एलपीजी यहां से लीकेज कर रही है। इसके और इसके बीच में जहां पे ये दोनों का रिएक्शन हुआ और जहां पे आग तुरंत ऊपर लो उठी, उसी पॉइंट को हमने फायर पॉइंट बोल दिया, ठीक है। उसी पॉइंट को हमने क्या बोल दिया? फायर पॉइंट बोल दिया। और फिर उसके बाद यहां पे कोई चीज रखी हुई है जो हीट क्रिएट कर रही है, नहीं, हीट क्रिएट कर रही है। और यहाँ पे कोई ऐसा सब्सटेंस है, कोई ऐसा पदार्थ है कि जो अगर उसको कहीं से थोड़ा सा भी अगर माध्यम मिलेगा तुरंत जलना चालू हो जाएगा, है ना। मतलब इस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने, ये चीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये चीज क्या कर रहा है? आपस में मिल के वहां पे फ्लैश पॉइंट उत्पन्न कर रहा है। अभी भी नहीं समझ में आया? सभी को समझ में आ गया? एक चीज है बेटा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा है कि मिलने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ गया? अच्छा, बिल्कुल बता दे। देखो बच्चे, ये कोई चीज है, ये प्लस है और दूसरा माइनस है, ठीक है। प्लस किधर, ये फिर प्लस की तरफ नहीं जाएगा, माइनस की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है ना। लेकिन प्लस माइनस की तरफ जाएगा, ये 100% है, क्योंकि वो आपस में जोड़ेगा, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और जिस एनर्जी से या जिस प्रोसेस से वो अपनी तरफ खींच करके कोई नई चीज बना लेगा, उसी चीज को हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं, समझे ना। और यहां पे क्या है कि यहां पे ये चीजें जल रही है, दूसरा ऐसा खोज रहे हैं कि हमको कोई माध्यम मिले, हम तुरंत फायर पकड़ ले। तो यहां पे कोई चीज मिलने की बात कर रही है और वहां पे कोई चीज अपनी तरफ खींचने की बात कर रहा है, समझे। अब फिर उसके बाद अगर मान लो नेक्स्ट है हमारा केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस, कैसे हम करेंगे। ये संभावनाएं तब होती हैं जब चारों तरफ से एरिया क्लोज्ड हो। क्या? ये फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट संभावनाएं तब हैं जब एरिया चारों तरफ से क्लोज्ड है। तो इसका ये मतलब है कि ऑक्सीजन वहां पे न तो अदर गैसें आ सकती है, न तो अदर गैसें जा सकती है। इस चीज को हमें हैंडल करने के लिए चारों तरफ से हमें खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए, है ना। और जब खिड़की दरवाजे हम आराम से खोल देंगे, तब ये सब सारी चीजें आराम से हो नहीं, मतलब फायर पकड़ने के चांसेस न के बराबर हो। समझ गए कि नहीं बेटा? और नेक्स्ट पॉइंट जो अब हम लोगों को डिस्कस करना है, वो टोटल एसिड वैल्यू करना है, कोक के बारे में करना है, और सेपोनिफिकेशंस के बारे में करना है, जिसे साबुनीकरण कहते हैं, है ना। उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो आवाज क्यों आ रही है? नेक्स्ट है बेटा हमारा डेफिनेशन ऑफ एसिडिटी, अम्लीयता की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ एसिडिटी, N इक्वल टू
क्या दिया है भाई, n इक्वल टू v मल्टीप्लाई 5.0 डिवाइड बाई। अब बात आती है कि सर n क्या है और v क्या है और 5.0 क्या है और w क्या है। जैसे सैपोनिफिकेशन में क्या होता है बच्चे कि हम साबुनीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या है बेटा, सॉरी, डिटर्मिनेशन होगा बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिटी, यही है ना बच्चे। यहाँ पे बच्चे हमारा जैसे KOH होता है, KOH को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और फिर उसके बाद C17H35 COONA, सोडियम स्टीयरेट बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम स्टीयरेट बोलते हैं। और फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि जितना अच्छा कोई भी साबुन, हमने बताया था हर एक चीज की अच्छाई होती है कि जो किसी के साथ अच्छे से घुल मिल जाता हो। सैपोनिफिकेशन की वैल्यू या उसमें डिटर्मिनेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो जिसके साथ कोई नुक्स न ले, आराम से। अगर भाई तुम्हारे घर नमक रोटी भी बना है, तुमने नमक रोटी भी खा लेना है, ये हमारे गुड नेचर से, है ना। लेकिन दूसरे को हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो ये आपके नुक्से नहीं, हमें वो है ना। तो उसी तरीके से ये है बच्चे कि अगर ये वाटर के साथ अगर बेस्ट बिहेवियर करेगा तो इसको गुड सैपोनिफिकेशंस में अच्छा साबुनीकरण बोला जाएगा। अगर अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो अच्छा स्नेहक के रूप में हम इसे नहीं लेंगे। तो कैसे पता चलेगा गुड बिहेवियर? हाँ वही वाटर लोगे आप लोग, है ना, क्या लोगे, वाटर लोगे, वाटर के साथ सॉप लोगे, क्या लोगे, साबुन। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक अपने किसी भी क्लॉथ को, किसी कपड़े को उसमें भिगाओगे, फिर उसके बाद हल्का सा उस पर प्रेस करोगे, और अगर अच्छे से वो गाज छोड़ देता है, गाज, झाग, हाँ, अगर झाग अच्छे से वो दे देता है तब उसकी प्रोसेस किस में आ जाएगी बच्चा, गुड सैपोनिफिकेशन, अच्छा साबुन की तरीके से बिहेव कर रहा है। और उसमें इसकी मात्रा कितना हो सकती है बेटा, 0.5 नॉर्मल हो सकती है, 0.1 नॉर्मल हो सकती है ना। किसका सूत्र है सर? कौन सा, ये हाँ, उसकी एसिडिटी की जो डिटर्मिनेशन हम निकालते हैं उसकी अलग अलग करने की प्रोसेस को, ये उसी चीज का सूत्र है। किसी चीज में, हाँ बेटा, हाँ सब बता रहा हूँ, यहाँ आवाज नहीं, यहाँ पे जो W है बेटा, हाँ क्या चीज, हाँ W जो है चिकनाई की मात्रा है ना, क्या है, चिकनाई की मात्रा है। और V क्या है, कितना आयतन हमने इसको लिया, आयतन की मात्रा, ठीक है, आयतन की क्या है, मात्रा। और फिर ये क्या है आपका, नंबर ऑफ केमिकल
प्रेजेंट इन सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट है ना। और फिर ये 5 क्या है, 5 इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। किसका, इसको लिख लेना बेटे। किसी रसायन की कितना प्रतिशत मात्रा उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों को डिस्कस करना है आवाज नहीं। एक क्लाउड पॉइंट्स हमने नहीं बताया ना बेटा। क्लाउड पॉइंट्स हमने नहीं डिस्कस किया है ना। कौन सा बच्चा? कोक पॉइंट। आवाज नहीं बेटा। अच्छा हाँ, 4 पॉइंट। कौन सा? ओके ओके, आवाज नहीं, क्या आवाज चल रही है? मैकेनिज्म, हाइड्रोनॉमिक, बस ना बेटा। हाँ, बाउंड्री का मतलब उसका लिमिटेशन क्या है, कहाँ पे कार्य करेगा, उसको भी हम डिस्कस। यही इतना है ना आपका, यही है ना इतना। अब सबसे पहले हम क्लाउड पॉइंट्स पे चलते हैं। हाँ वो मुझे मालूम है, ये हमारा ही पीरियड है, तो शांत रहो, मुझे मालूम है कि पीरियड ओवर हुआ। हाँ बेटा, क्या है देखना है जरा, मुझे तो अच्छा। बादल तपांक कहते हैं। आवाज नहीं। चलो हम ध्यान देना यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं? बादल तपांक कहते हैं। तपांक है ना। बादल तपांक क्या है? क्या चीज? कोई बात नहीं, अभी शांत रहो। आवाज किधर से आ रही है भाई? किसका? कौन पूछ रहा है हिंदी? अभी क्या मैंने बताया? तपांग, बादल तपांग बताया ना। तो चलिए, इसको हम क्या कहेंगे? इसमें हीट की होती है और दूसरा टेम्परेचर होता है ना। अब हमारा ये मान लो कि ये नॉर्मल टेम्परेचर, जिसे एनटीपी कहते हैं, एनटीपी पे कोई ऐसा सब्सटेंस हो, है ना, जो हमारा अभी आप ये कह सकते हो कि वाटर के रूप में। किसके रूप में हो? वाटर के रूप में हो। और उसको इतना टेम्परेचर दे दिया जाए कि वो सॉलिड के रूप में हो जाए। किसके रूप में हो जाए? सॉलिड के रूप में। जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड के रूप में होगा, उसी को हम कौन सी पॉइंट कहेंगे? कोल्ड पॉइंट कहेंगे या क्लाउड पॉइंट्स कहेंगे। मतलब वह आवाज नहीं, वह तापांतर क्लाउड तापांतर कहलाता है या बादल तापांतर कहलाता है, जिसमें स्नेहक बादल के रूप में बन जाता है। किसमें? बादल के रूप में बन जाता है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई वाटर है और उस पे उसके बाद उसका टेम्परेचर हम धीरे धीरे डिक्रीज कर दिए,
तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया, है ना बेटा। आइस के बाद फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और ज्यादा हीट अगर हम वो करेंगे तो इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, चलो और नेक्स्ट हम लोगों को डिस्कस करना है बच्चे मैकेनिज्म के बारे में, हमें डिस्कस करना है ना। चलो, मैकेनिज्म क्या होता है जरा ध्यान देना। मैकेनिज्म लुब्रिकेंट्स। हमने लुब्रिकेंट्स के अंडर में क्या क्या पढ़ा है कि अगर गुड लुब्रिकेंट्स होगा तो टेम्परेचर, हीटिंग, विस्कोसिटी, इतनी चीजें हमने पढ़ी है ना इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ी है। और हम ये देखते हैं कि अगर कोई गुड लुब्रिकेंट्स है, मैकेनिज्म का मतलब जो हमने पूरी क्रिया विधि की है उसके अंडर में क्या क्या स्टडी की है उसी के बारे में पूरा हमें लिखना है ना। अगर हमारा गुड लुब्रिकेंट्स है तो वो आपस में चिपका रहेगा और वो काफी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। अगर गुड लुब्रिकेंट्स नहीं है, इफेक्ट टेम्परेचर का बहुत अधिक पड़ रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा बेटा, बैड लुब्रिकेंट्स की तरफ बढ़ेगा। समझ रहे हो? हाँ बेटा, हाँ, पिघल के दूर दूर हो जाए। और सीधी सी बात, जब टेम्परेचर किसी भी लुब्रिकेंट्स पे पड़ता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो वहां पे फ्रिक्शंस क्या होता है बेटे, अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। लेकिन अगर यही टेम्परेचर थोड़ा स्लो हो, क्या हुआ, अगर यही टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा हो तो लुब्रिकेंट्स वर्क वहां पे। एक चीज ध्यान देना बच्चे, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हम उसके अपने ऊपर छोड़ दें। हमारी ये मेरे ख्याल से लास्ट क्लास होगी, अगर मैनेजमेंट से हमारी बातचीत होगी, अगर वो हमारे प्रोसेस पे खरे उतरेंगे तो हम उनके, हमारे बीच एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट का अगर वो हमको फॉलो करते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको फॉलो करें। ठीक है बच्चे, एग्रीमेंट सही सही हो जाएगा देन हम प्रोसीड करेंगे। एग्रीमेंट हमारे मुताबिक नहीं होगा तो बेटे ये लास्ट क्लास हुई। सो मैं ये नहीं चाहता कि हमारा, मेरी बेस्ट विशेष है आप सभी को कि सभी लोग अच्छे मार्क्स से पास हों। हमारी 2-3 महीने की जो भी जर्नी आपके साथ रही, वो आप अच्छी रही हो या बैड रही हो, आपकी आपके साथ, हमारी हमारे साथ। क्योंकि बेटा एक टीचर का ये भी हमेशा से उसका टेकल पॉइंट होता है कि उसे बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है ना। और सहने का मतलब कि अगर कोई नहीं सह पा रहा है तो उसके अंदर टीचर की क्वालिटी नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी होना चाहिए कि जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, अति हो, तो वो तुरंत बच्चे के ऊपर एक्शन नहीं लेगा तो बच्चा बिगड़ सकता है। तो बेटा आपके भविष्य के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन हमारा साथ और आपका साथ शायद यहीं तक रहता है। और आपके कोई और अच्छे, आपकी लाइफ में और अच्छे टीचर्स आएंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अच्छे टीचर, बहुत अच्छे टीचर्स आएंगे, सारे आएंगे। लेकिन जीवन के कुछ ऐसे मोड्स होते हैं बेटा जहाँ पे हम आपसे कुछ सीखते हैं और आप हमसे भी कुछ सीखते हैं। ठीक है ना। तो सो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, वो चीजें उसके रिजल्ट पे डिपेंड करती है ना। आवाज नहीं करिए, अब इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, है ना। ऑल स्टडीज ऑफ टेम्परेचर, उस टेम्परेचर, हीट एंड विस्कोसिटी प्रोसेस इज कॉल्ड एज लुब्रिकेंट्स मैकेनिज्म। जितनी भी चीजें इसके अंडर में, हम एक लाइन में डेफिनेशन से इसकी है
और आपको कुछ भी वो नहीं करना है, अपने प्रैक्टिकल के बल पे आपको करना है ना। क्योंकि जब हम इसके टेम्परेचर पे डिस्कस करेंगे तो गुड लुब्रिकेंट्स आएंगे, बैड लुब्रिकेंट्स आएंगे, और हीटिंग की बात करेंगे तो थोड़ा सा माइन्यूट एक्सचेंज होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो ये तीनों पॉइंट को लेकर के जो स्टडी हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट्स के, ठीक है। और ऐसा नहीं, आप लोग जो भी चीजें हमसे डिस्कस करना चाहोगे, मेरे ख्याल से सारे बच्चों के पास नंबर्स हैं, आप है ना। और जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं वो डेविड आएगा, तो डेविड से कह के आप हो, या तो हमें नंबर लिख कर दे देना, हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और आज से नहीं तो आज थोड़ी व्यस्तता रहेगी, कल से आपकी हम क्लास ऑनलाइन कंटिन्यू लेने वाले हैं, और उसमें आपका 15 साल का पूरा क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। टाइम बेटा वही मान के चलो कि 8 बजे प्लस से ही रहेगा, है ना। और आपको बेटा ये आपका वर्क है, आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे टाइम निकाल सकते हो, है ना। कोई बात नहीं। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। अब हमारा बेटा हाइड्रोनोमिक हो, हाइड्रोनोमिक है ना बच्चे, हाइड्रोनोमिक। आवाज नहीं, आवाज क्यों हो रही है भाई, आवाज नहीं, सही से बैठो भाई। हाइड्रोनोमी, आप ये देख रहे हो कि किसी भी चीज का अगर इसमें चीज हो रहा है वो हाइड्रोजन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, हाइड्रोजन से। और शायद आपकी ये पॉइंट्स बुक में दी है क्या बेटा, हाइड्रो इसका दिया है क्या बच्चे, ये हाइड्रोनोमिक का दिया है क्या। उसके 3 पार्ट भी दिए हैं सर। बैठो, आवाज नहीं। ये हाइड्रोनोमिक वाला कहाँ दिया है, आवाज नहीं, बुक में है, हाँ। पकड़ो इसे, आवाज मत करो, बुक हमें देना बेटा, बुक्स में है हाइड्रोनोमिक का, सिलेबस में तो हम भी देख रहे हैं बच्चे, ढूंढना पड़ेगा सर। चलो, आवाज नहीं बेटा, जो हमें हाइड्रोनोमिक का जैसा कि इसमें मिल नहीं पा रहा है, लेकिन आप लोग ओके, आवाज नहीं बेटा। हाइड्रोनोमिक्स में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, आवाज नहीं बेटा। समझो पहले कि ये जो हाइड्रोनोमिक्स से है तो इसका मेन जो जर्नी है ये हाइड्रोजन से स्टार्ट होगी बेटे, और हाइड्रोजन में हाइड्रोकार्बन्स को ही उसकी हिंदी भी वही है और उसकी इंग्लिश भी वही है ना, हाइड्रोकार्बन्स। और फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स की गैसेस, जैसे एलपीजी हो गई, प्रोपेन हो गई, ब्यूटेन हो गई, ये सब सारी चीजों को इसके बारे में जो मैकेनिज्म दिए होते हैं, जो उनके कंपोजिशंस होते हैं, ये सब सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। और तुम्हारी मैकेनिज्म की टॉपिक्स में दूर कर रहा हूँ, घबराओ मत, है ना। इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोगों की जो एक साथ स्टडी होती है,
different types of gases has been found in this mechanism. That means LPG, CNG are made of different types artificial gases. ऐसी गैस है जिसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्रोपेन ब्यूटेन का सबका एक साथ उसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन को क्या कहते हैं बेटे, घटक कहते हैं ना। सबके घटक एक साथ मिलके नई आर्टिफिशियल गैसेस बनाते हैं बेटे, उसी को हाइड्रोनॉमिक प्रोसेस कहा जाता है। हाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो तुम मैकेनिज्म की बात कर रहे हो ना बेटा रवि, मैकेनिज्म की बात तुमने किया, और हमने जब मैकेनिज्म को जब यहाँ पे ले रहा हूं मैं, मोलिब्डेनम के बारे में हमने पूरा पढ़ा दिया है, बताया था कि नहीं एग्जांपल्स मोलिब्डेनम का। इसके पहले मोलिब्डेनम का एग्जांपल्स हमने बता रखे थे, है ना। कौन कहा नहीं था? डेली क्लास ले रहे हो? जब नहीं आए थे तब तुम्हारे घर थोड़ी हम जाके पढ़ाएंगे बेटा, हाँ? ऑनलाइन नहीं बेटा, ऑफलाइन। और उसका क्लास का अगर आप लोगों को नहीं हो तो क्लास का बेटा वीडियो भी पड़ा हुआ है, उसको भी जा करके देखो, क्लास का, है ना। और मोलिब्डेनम के बारे में भी बताया था बच्चे। और फिर उसके बाद लुब्रिकेंट्स कब अच्छा सॉलिड लुब्रिकेंट्स है कि लिक्विड है, सबके बारे में जो अध्ययन हमने किया है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, मैकेनिज्म कहते हैं, उसी क्रियाविधि को, है ना। हाँ, वही चीज है। आप जब डीपली पढ़ोगे, डीपली नहीं पढ़े हो ना बच्चे, जब डीपली नहीं पढ़े हो तो चीजें होंगी, जब आप उसको डीपली पढ़ोगे तो हाँ कहोगे कि हाँ सर ने यही बताया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है आपका 4 पॉइंट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जरा सर्च मारना बेटा। सारी चीजें पढ़ी हैं लेकिन इसमें मिल नहीं रहा है, तो वो 4 पॉइंट को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ बेटा, कोक नंबर। हाँ, कोक नंबर, बस यही है ना, बस कोक नंबर। इसके भी बारे में मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारी हाँ अच्छा, अंतिम टॉपिक यही था। चलो अच्छी बात। जब हमने ये कहाँ पढ़ाया था, जब कोल्स पढ़ा रहा था ना, वहां पे बताया था, तुम्हें भले न ख्याल हो लेकिन मैं आज फिर बताऊंगा। देखो बेटा, ऐसे कोक्स जो बहुत अच्छी तरीके से हीट को प्रोवाइड्स करते हैं और जिनका नंबर 1 पे रखा गया हो, उसे कोक नंबर से कहा जाता है। 1 2 3 बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट्स हो गया, और फिर उसके बाद पिट्स हो गया। इस टाइप्स के कोयले को जितने नंबर्स में आते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, कोक नंबर्स कहते हैं, है ना। जैसे जैसे अच्छी अच्छी हीट्स देंगी, जैसे इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो इस चीज को वही जो हमने बताया था बेटा, जितना अच्छा हीटिंग देंगे उतना अच्छा, आप जितना अच्छा नंबर लाओगे उतने अच्छे आप पे, उतने पॉइंट पे आपको रखा जाएगा, है ना। तो इस टाइप्स की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, कोक नंबर से कहते हैं, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आपका पूरा सिलेबस मेरे तरफ से फिनिश्ड हो गया। अब आपका न्यूमेरिकल से बचा है। न्यूमेरिकल से अभी आपके पास 20 से 25 मिनट से है, मैं न्यूमेरिकल से लगवाने की तरफ। बेटा बता दिया हूं बच्चे, चलो एक्सप्लेन कर दे रहे। फेराडे ला तुम्हारा लेकिन ये चीजें ध्यान रखना, वीडियो को बेटा वो करके दूसरे न्यू वीडियो लगाना।